वेलकम बैक गाइस। हम वापस आ चुके हैं और जैसे कि बोर्ड का प्रॉब्लम, लाइट का प्रॉब्लम और साउंड का प्रॉब्लम वो सब दूर हो चुका है। अब हम अपने वीडियोस को काफ़ी स्टैंडर्ड तरीके से रिकॉर्ड करेंगे और आप तक पहुंचाएंगे। तो हम स्टार्ट पी ब्लॉक का सीरीज़ तो हमारा चल ही रहा है, उसके साथ साथ आज हम जीओसी का एक सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम पूरा जीओसी ख़त्म करेंगे। और ये वीडियो सिर्फ ऊपर ऊपर कंसेप्ट से रिलेटेड नहीं होने वाला है कि ये कैसे करो, ये कैसे करो, ये कैसे करो, बल्कि पूरा बेसिक से लेकर के आपको स्क्रैच से लेकर के एक अच्छे लेवल तक क्वेश्चंस हो जाए, ऐसा होने वाला है। लेट्स मूव टू द सिलेबस व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन द जीओसी होल जीओसी। लेट्स स्टार्ट विद द लेक्चर फ्लो। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले सबसे पहला टॉपिक जो हम जीओसी में पढ़ने वाले हैं वो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में। पहले हम इंडक्टिव इफेक्ट का इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसकी डिफिनीशंस देखेंगे, वो कहाँ तक एप्लीकेबल है, वो कैसे ऑपरेट करता है, ये सब देखेंगे। फिर उसके बाद हम उसके टाइप्स के बारे में देखेंगे। उसका दो टाइप होता है, प्लस आई और माइनस आई, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट एंड नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। फिर हम इनके ऑर्डर के बारे में देखेंगे। फिर हम कुछ ग्रुप्स के बारे में डिसाइड करना सीखेंगे कि ये प्लस आई ग्रुप है या माइनस आई ग्रुप है। हमें कोई भी ग्रुप दे दिया जाए, हमें ये आइडेंटिफाई करने आना चाहिए ये प्लस आई है या माइनस आई। और फिर उसके बाद हम मूव करेंगे रेजोनेंस वाले पार्ट में। रेजोनेंस वाला पार्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैं रेजोनेंस वाले पार्ट को स्टार मार्क करना चाहूँगा क्योंकि ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें हम पढ़ेंगे कि रेजोनेंस का बेसिक डेफिनेशन क्या होता है, रेजोनेंस कब कब पॉसिबल है, कब कब पॉसिबल नहीं होता है। पहले हम रेजोनेंस के डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम्स को एनालाइज करेंगे कि किन किन सिस्टम्स में रेजोनेंस पॉसिबल है और किन में नहीं है। फिर उसके बाद हम रेजोनेंस में आगे बढ़ते हुए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करना सीखेंगे। फिर हम इस उसके साथ साथ कुछ रेजोनेंस के रूल्स पढ़ेंगे कि हमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करते टाइम किन किन पॉइंट्स का दिमाग में ध्यान रखना चाहिए कि हमसे ये पॉइंट्स की गलती ना हो। फिर उसके बाद हम इंटर रेजोनेंस मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल के दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाकर उनके बीच की स्टेबिलिटी को कंपेयर करेंगे। फिर हम दो अलग अलग मॉलिक्यूल के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को कंपेयर करेंगे। फिर उसके बाद हम रेजोनेंस को रैप अप कर लेंगे। फिर हम उसके बाद फर्दर आ जाएंगे मेसोमेरिक इफेक्ट के ऊपर। मेसोमेरिक इफेक्ट में आने के बाद हम पहले इसके बारे में इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, फिर ये क्या होता है, ये कैसे ऑपरेट करता है। फिर उसके बाद हम इसके दो टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, प्लस एम और माइनस एम। फिर उसके बाद अपन प्लस एम और माइनस एम के कुछ ऑर्डर ऑर्डर देखेंगे कि इनका ऑर्डर होता क्या है। ये दो पार्ट खास करके रेजोनेंस और मेसोमेरिक इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। मेसोमेरिक इफेक्ट और रेजोनेंस आपके बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं जीओसी में कि आपको आगे चल के रिएक्शन मैकेनिज्म कितने आसानी से समझ में आने वाला है या नहीं। फिर उसके बाद हम चलेंगे हाइपर कंजुगेशन की ओर। हाइपर कंजुगेशन में हम देखेंगे कि हाइपर कंजुगेशन कैसे होता है मॉलिक्यूल्स में, किन किन मॉलिक्यूल्स में होता है, किन में नहीं होता है, कैसे नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर्स काउंट करते हैं, उनके टाइप्स के बारे में देखेंगे, एक प्लस हाइपर कंजुगेशन और एक माइनस हाइपर कंजुगेशन के बारे में। फिर हम इसके आगे बढ़ते हुए फिर हम स्टार्ट करेंगे एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। इसमें हमने जितनी भी सारी चीज़ें पढ़ी इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट के अंदर उनका हम एप्लीकेशन सीखेंगे। पहला इसमें पॉइंट आता है डायपोल मोमेंट का, मतलब कि कुछ मॉलिक्यूल्स हमें दिए रहेंगे, उनमें हमें डायपोल मोमेंट का ऑर्डर लिखना होगा या उनके डायपोल मोमेंट बताना होगा, जीरो हो या नॉन जीरो हो। ये वाला कंसेप्ट बहुत अच्छा होता है, ज़्यादा जगह नहीं पढ़ाया जाता पर ये कुछ कंसेप्ट अच्छा होता है। फिर हम उसके बाद रेजोनेटिंग मॉलिक्यूल्स के बॉन्ड लेंथ्स को कंपैरिजन करेंगे, उनके बॉन्ड स्ट्रेंथ को कंपैरिजन करेंगे, या फिर आप इसे बॉन्ड ऑर्डर कंपैरिजन भी बोल सकते हैं, दे ऑल आर सेम। फिर उसके बाद हम मॉलिक्यूल की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के बारे में कि किस मॉलिक्यूल में कहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, इसके बारे में देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट के एप्लीकेशन की मदद से। फिर हम उसके बाद स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स एंड एल्काइंस की ओर बढ़ेंगे, जो कि डायरेक्ट लगभग एल्कीन्स की स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर्स पे। वो जब हम पढ़ेंगे तो वो देख लेंगे। फिर उसके बाद हम हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, हीट ऑफ कंबसन के बारे में डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक क्या है आपको जब जीओसी के अंदर हम जब पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही आसानी से क्लियर हो जाएगा। बस मैं एक बार ओवरव्यू दे रहा हूँ कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। फिर उसके बाद आते हैं हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, अगर जीओसी का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो वो है कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन इज द मोस्ट वाइटल थिंग यू नीड फॉर रिएक्शन मैकेनिज्म। अगर आप एक बंदे का अगर रिएक्शन मैकेनिज्म अच्छा है तो वो होली सोली लगभग 60 to 70% डिपेंड करता है उसके कार्बोकैटायन उसका कितना स्ट्रांग है। बिकॉज जेई नीट वगैरह में ज़्यादातर कार्बोकैटायन बेस्ड मैकेनिज्म्स ही हैं। तो अगर कार्बोकैटायन में हम आएंगे तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे उसके बारे में, क्या होता है, उसका हाइब्रिडेशन क्या होता है,
कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि हम ये कार्बोकेटायन है। फिर उसके बाद हम उसकी स्टेबिलिटी को डिसाइड करना सीखेंगे कि अगर हमें 3-4 कार्बोकेटायन दिए हो तो उनकी स्टेबिलिटी हम कैसे डिसाइड करते हैं। कुछ हम प्रायोरिटी ऑर्डर्स पढ़ेंगे, कुछ एक्सेप्शंस पढ़ेंगे, और उसके बाद हम इनकी स्टेबिलिटी डिसाइड करना चुटकी में करने लगेंगे। फिर उसके बाद द मोस्ट पार्ट इन द कार्बोकेटायन, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन कार्बोकेटायन, वी विल गो थ्रू कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट। कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट में हम एक्सपेंशन, रिंग कॉन्ट्रैक्शन देखेंगे कि कैसे मॉलिक्यूल मैकेनिज्म के टाइम पे रीअरेंज करता है, बेटर स्टेबिलिटी के लिए रिंग एक्सपेंशन, रिंग कॉन्ट्रैक्शन करता है, ये सब देखेंगे। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे कार्बोनाइन पे। कार्बोनाइन में हम फिर से वही इंट्रोडक्शन देखेंगे कि कार्बोनाइन का स्ट्रक्चर होता क्या है, इसकी क्या हाइब्रिडेशन होता है। फिर उसके बाद हम इसकी स्टेबिलिटी को देखेंगे कि मतलब कार्बोनाइन के बीच में हम स्टेबिलिटी डिसाइड कर पाए कि कौन सा कार्बोनाइन ज़्यादा स्टेबल है। कार्बोनाइन का स्टेबिलिटी का एप्लीकेशन एसिडिक इफेक्ट में बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए आपका ये दो टॉपिक कार्बोकेटायन मेजरली एकदम कंठस्थ और बहुत ही बढ़िया होना चाहिए। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कार्बन फ्री रेडिकल। कार्बन फ्री रेडिकल ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं, पर हाँ बेसिक इसकी आपकी क्लैरिटी होनी चाहिए कि इसमें स्टेबिलिटी को, इसके इंट्रोडक्शन के बारे में देखेंगे, कार्बन फ्री रेडिकल बोलते किसे हैं, फिर इसकी स्टेबिलिटी के बारे में देखेंगे, और कुछ एक आध वहाँ पे हम एप्लीकेशन के बारे में भी देखेंगे। फिर इसके बाद हम आ जाएंगे कह सकते हो आपकी जितनी भी चीज़ें हमने अभी तक जीओसी में पढ़ी है उनके एप्लीकेशन पार्ट पे। एप्लीकेशन पार्ट में सबसे पहला टॉपिक होगा हमारा बेसिक स्ट्रेंथ। बेसिक स्ट्रेंथ और एसिडिक स्ट्रेंथ, ये दो ऐसे टॉपिक्स हैं, अगर आपकी जीओसी की अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं, आपको कार्बोकेटायन नहीं आता, आपको प्लस ए माइनस एम डिसाइड करना नहीं आता, प्लस आई माइनस आई डिसाइड नहीं करना आता, तो आप बेसिक स्ट्रेंथ और एसिडिक स्ट्रेंथ अच्छे से नहीं कर सकते। क्रैम कर सकते हो पर चीज़ों को लॉजिकल तरीके से नहीं कर सकते हो, इसलिए अपन फिर उसके बाद आएंगे बेसिक स्ट्रेंथ पे। अपन पूरे बेसिक स्ट्रेंथ पे फंडे देखेंगे कि बेसिक स्ट्रेंथ के फंडे क्या है, पूरे अमीन्स की पीएचडी करेंगे, फिर एनिलीन की पीएचडी करेंगे, फिर बेंजीन डेरिवेटिव्स, किसी भी तरह का क्वेश्चन हो बेसिक स्ट्रेंथ पे अपन करके ले जाएंगे, इतना अच्छे से अपन बेसिक स्ट्रेंथ को कर लेंगे। फिर उसके बाद आएंगे अपन द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फ्रॉम एप्लीकेशन, एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ बहुत इंपॉर्टेंट होता है और बताने की जरूरत नहीं है कि कितना इंपॉर्टेंट है। और पहले हम इसके बारे में इंट्रोडक्शन देखेंगे कि एसिडिक स्ट्रेंथ होता क्या है, मतलब इसके एक्चुअल डेफिनेशन क्या है, किस चीज़ों पे डिपेंड करता है। फिर उसके बाद हम इसमें देखेंगे, फिर एसिडिक का हम कुछ डिफिनीशंस पढ़ेंगे, जो एसिड का डिफिनीशन हमारे पास रेलेवेंट है हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग, वो डिफिनीशन देखेंगे। फिर अपन वैसे नहीं पढ़ने वाले कि सिर्फ इनऑर्गेनिक एसिड के बारे में पढ़ लिया, अपन पूरा होल एसिड यहीं ख़त्म करेंगे, पूरा होल एसिड, या वो ऑर्गेनिक क्या हो या वो इनऑर्गेनिक का हो, दोनों ही अपन यहीं पे ख़त्म करने वाले हैं। फिर उसके बाद अपन बेंजीन डेरिवेटिव्स के एसिडिक स्ट्रेंथ का कंपैरिजन देख लेंगे। उसके बाद एसिड में आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप कुछ एक्सेप्शंस और कुछ जनरल रूल्स को फॉलो करके आप आसानी से 90 to 80% क्वेश्चन कर सकते हो। फिर उसके बाद हम आते हैं एरोमेटिसिटी आइडेंटिफिकेशन। ये वाला पार्ट मतलब कि मेरे अकॉर्डिंग हर कंपटीशन में एक क्वेश्चन इस पे तो होता ही होता है कि बस ये वाला कंसेप्ट सोनली फोकस होता है मॉलिक्यूल के डिसाइड करने पे कि ये एरोमेटिक है मॉलिक्यूल या नॉन एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है। ये वाला पार्ट बहुत इजी होता है, ये मैं आपको आसानी से समझा दूंगा। मॉलिक्यूल्स को कैटेगराइज करना तीनों कैटेगरी में, एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, इसमें अपन कुछ एक्सेप्शंस भी देखेंगे और इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो ये रहा पूरे सिलेबस का ओवरव्यू कि अपन जीओसी में क्या पढ़ने वाले हैं। टिल देन बाय बाय, बी हैप्पी, कीप वर्किंग हार्ड, जय हिंद।